उनका हमें ना मंडे को 11:30 और 12:15 के आसपास फ़ोन आया इन बिटवीन में कि आपकी मतलब बेटी ना बेहोश हो गई है। अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी, जॉब करती हुई थी, बिल्कुल छोटे से मकान में रहती। हमने देखा उसके गले पे निशान है। डॉक्टर के थ्रू पता लगा कि भाई उसके गले पे निशान थे। मेरी पढ़ी लिखी लड़की दी थी, मैंने इतनी प्यारी लड़की दी थी। क्या अभी भी कुछ नहीं है, डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं है, तब भी इन्होंने वेंटिलेटर पे लिटा रखा है। मैम एक्चुअली शुरू से ही ना ये लोग दहेज के लिए परेशान करते थे। कल से पुलिस के चक्कर काट रहे थे। पहले तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। रोहतक के किला मोहल्ला की रहने वाली एक और बहू दहेज की भेंट चढ़ गई। 29 वर्षीय आस्था कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी शादी 3 साल पहले यानी कि वर्ष 2019 में रोहतक के किला रोड निवासी से हुई थी। युवती शादी से पहले ही गुरुग्राम स्थित एक एमएनसी में सालाना 12 लाख से अधिक के पैकेज पर नौकरी कर रही थी, लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि लड़की को शादी के बाद से ही उसके ससुरालियों द्वारा टॉर्चर किया जाने लगा। लड़की के ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। उसे दहेज के लिए भी बात बात पर प्रताड़ित किया जाने लगा। बीते सोमवार को आस्था के ससुराल वालों ने उसके घर पर फोन कर आस्था के बेहोश होने की खबर दी, लेकिन जब तक उसके घर वाले कुरुक्षेत्र से रोहतक पहुंचे, आस्था वेंटिलेटर पर थी। अंकित जी, क्या हुआ मैम एक्चुअली मेरे जीजा जी हैं, उनका नाम कमल है, और उनकी जो मदर है, सास हैं जो, उनका हमें ना मंडे को 11:30 और 12:15 के आसपास फ़ोन आया इन बिटवीन में कि आपकी मतलब बेटी ना बेहोश हो गई है, आप जल्दी से चले आओ। और हम लोग फिर मेरा चाचा और मेरी मदर भागे भागे हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में आए तो हमें मतलब हमने देखा उसके गले पे निशान है। डॉक्टर के थ्रू पता लगा कि भाई उसके गले पे निशान थे। और फिर जब हमने देखा कहाँ पर है तो हमें पता चला कि भाई वो वेंटिलेटर पे है। और उसकी मतलब हालत ऐसी थी कि मतलब वो उसके मोस्टली जब वो यहाँ पर आई है तो उसके ब्रेन डेड था, और मतलब किडनी लंग्स में कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। इन्होंने सीपीआर देके रिवाइव किया उसे। अभी उसकी हालत क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब मोस्टली ऑर्गन्स अभी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, ब्रेन भी डेड है, और अभी बस एक वेंटिलेटर के थ्रू इन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। अच्छा, कब आपकी बहन की शादी हुई थी? मैम 2019 में शादी हुई थी कमल जी के साथ। यहीं किला रोड पर रहते हैं ये लोग, इनके साथ शादी हुई थी। अच्छा, तो क्या आपकी बहन ने आपको पहले कभी बताया था कोई परेशानी उन्हें ससुराल में आ रही थी? मैम एक्चुअली शुरू से ही ना ये लोग दहेज के लिए परेशान करते थे। हमसे जितना होता था ना, हम लोग अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते थे हमने उतना अच्छा किया इनके लिए, जितना अच्छा दे सकते थे उतना अच्छा दिया इनको। और फिर मारता पीटता भी था। मैं जब भी मेरी बहन मुझसे मिलती थी ना कि मैं उसको अपने तरफ से कैश में उसको पर्सनल खर्चे देता था, वो भी ये लोग ले लेते थे। मतलब उसको एक फ्रीडम नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए। जो भी अच्छा देते वो कह देते कि हमें ये अच्छा नहीं है और अच्छा दो। वो उसे पहनने ही नहीं देते थे। उसे 10-10 20-20 साल पुरानी साड़ियाँ पहनानी, ये सब इनके घर का सिस्टम था। कोई इंडिपेंडेंसी नहीं थी, लड़की को अपने हिसाब से जीने ही नहीं दिया जाता था। क्या आपकी बहन वर्किंग थी या? हाँ जी मैम, मेरी बहन गुड़गांव में मतलब अच्छे पैकेज पे 12-13 लाख पे मतलब एनुअली पैकेज पे काम करती थी, और इनके हस्बैंड साहब भी मतलब 20-25 लाख पे अच्छा काम करते थे। और इतना पैसा होने के बाद भी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहना, बाउंडेशन रखना लड़की के ऊपर, इन्होंने कुछ तो वो अपनी सैलरी से क्यों नहीं खर्च करती? वो अपनी सैलरी मतलब वो यूज़ ही नहीं कर पाती। अभी भी अगर आप उसके बैंक अकाउंट में देखोगे ना, उसका पैसा वैसे ही पड़ा होगा।
मतलब मैं भी जो पैसा देता था वो भी नहीं यूज़ कर पाती थी, और जो उसका खुद का पैसा होता था वो भी नहीं यूज़ कर पाती थी। और फिर कुछ भी अगर करना है तो हर चीज़ बड़ी मुश्किल से उसको, अगर कुछ छोटी सी एक 10 रुपए की मैगी भी खानी, वो भी छुप के खाना, मतलब जब नहीं होते तो तब खाना, वो भी उसके लिए भी उसको प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, तो अभी कोई बच्चा है उनका? हाँ जी मैम, अभी 4 महीने पहले रिसेंटली उनको बेबी हुआ है, अथर्व नाम है उनका, वो अभी घर पर ही है अभी इनके पास। मैम हम कल से पुलिस के चक्कर काट रहे थे, पहले तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ मतलब हमें प्रशासन, हमें हेल्प, पुलिस प्रशासन कोई मदद कर ही नहीं रहा है किसी चीज़ की। फिर बड़ा हाथ पैर जोड़ा उनसे, बड़ी मुश्किल से एक एप्लीकेशन कल रात को ये लेके गए हैं, उसमें भी पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है ये लिख दो, ये कर दो, ये चेंज कर दो। अब भगवान जाने इनको मतलब क्या पीछे से क्या अप्रोच है, क्या पैसा है। अब हमें पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की मेरी अपील है कि हमें मतलब मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए, और किसी प्रकार की कोई मदद ही नहीं की जा रही है। हमने कल एप्लीकेशन रात को दिया 10-11 बजे के आसपास, अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है, कोई कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मतलब हस्बैंड साहब और माँ खुला घूम रहे हैं, खुला खा रहे हैं, खुला एंजॉय कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा किसी तरफ से उन्हें कुछ मतलब दुख हो कि भाई मतलब उनकी वाइफ या उनके घर की बहू है कुछ, और पुलिस प्रशासन हमें किसी प्रकार की कोई मदद कर ही नहीं रहा है। मैम 29 साल की आस्था अब रोहतक के ही एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आस्था ने 4 महीने पहले ही एक बेटे को जन्म दिया था। आस्था की मां की माने तो उनकी बेटी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती, और उसके ससुराल वालों ने ही उसको मारने की कोशिश की है। आस्था की लाचार मां अब अपनी बच्ची की जान की गुहार लगा रही है। परेशान माँ रो रो कर हर किसी से बस यही कह रही है कि कोई मेरी बच्ची को वापस ले आओ। अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी, जॉब करते हुए देखे, बिल्कुल छोटे से मकान में रह रही, पढ़ी लिखी लड़की दी थी मैंने, इतनी प्यारी लड़की दी थी। क्या अभी भी कुछ नहीं है, डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं है, तब भी मुझे वेंटिलेटर पे लिटा रखा। वहीं आस्था की बहन उनकी मौसी की बेटी की माने तो उनकी बहन बहुत ही खुश रहने वाली लड़कियों में से थी। वो वेल सेटल्ड थी और अच्छा कमाती थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने बीते 3 सालों में उस पर इतने जुर्म किए कि वो अब किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं थी। आस्था की बहन का कहना है कि उसकी बहन को लड़की होने की सजा मिली है, और अब वो यही चाहती है कि उसकी बहन के आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। आस्था फिलहाल रोहतक के ही एक अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी की जंग लड़ रही है। परिजनों की माने तो डॉक्टर्स ने उनसे साफ कहा है कि आस्था के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी पूरी तरह से डेड हो चुका है, और अब बस भगवान ही उसका आखिरी सहारा है। परिजनों ने रोहतक में ही उसके पति और ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना ये होगा कि रोहतक प्रशासन आस्था को इंसाफ दिलाने में कामयाब साबित हो पाता है या फिर यूं ही मामले को रफा दफा कर दिया जाता है।